A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about the poem The Work of Artifice by Marge Piercy for class 9th and 10th ICSC as per their 2025 examinations onwards. Okay, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मीनिंग जानेंगे ऑफ द वर्ड आर्टिफिस. आर्टिफिस मीन्स होता है कोई भी तरीके का क्लेवर या कनिंग डिवाइस या एक्सपीडियंट्स. एक्सपीडियंट्स आप कह सकते हो कि कोई मेथड, कोई गलत तरीका जिसको हम लोग किसी को ट्रिक या डिसीव करने के लिए या धोखाधड़ी करने के लिए यूज करते हैं. कोई भी चालाकी जो एक पर्सन यूज करता है किसी भी गलत काम के लिए, मॉरल इमोरल चीजों के लिए जिसमें मॉरल वैल्यूज नहीं होते हैं, उसको हम आर्टिफिस कहते हैं. तो यहाँ पर इसी बोंसाई ट्री की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिस. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बोंसाई ट्री. आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख लोगे. नाउ दिस इज अ जापानीज टेक्नोलॉजी जिसमें जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उन्हीं का ही एक छोटा सा मिनिएचर जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे आप इसमें देख सकते होगे. एंड दिस इज मतलब ये घर पे ये सारी चीजें की जाती हैं. तो वील स्टडी फर्स्ट अबाउट द पोएम. ये जो पोएम है दैट इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट एंड नॉवलिस्ट मार्ज पियर्सी, work of artifice. It was published in her collection in 1999. Sorry, in the collection of the art of blessing the day, poems by Jewish with a Jewish theme. ये जो poem है एक example है Percy's early work as it was composed in 1970. Okay, and it is a 24 line poem. It is an allegory a poem जो कि जिसकी एक hidden meaning होती है. And it is about the subjugation of women, जहां पर हम ये दिखाते हैं कि they are subjugated और they are under the pressure, domination और control of another person, जहां पर यहाँ पर उनको men के तौर पर लिया गया है. ठीक है, तो दिस यू कैन सी एज एग्जाम्पल कि गार्डनर को यहाँ पर शो किया गया है एज अ पावर ऑफ डोमिनेशन. तो उन्होंने बताया गया है, पियर्सी ने बोला है दैट शी यूजेस द relationship between the gardener and the bonsai tree to explore how patriarchy is a state जहाँ पर बहुत the men is dominating, has a more dominating nature rather women. तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को हम कह सकते हैं. तो पेट्रियार्की स्टंट्स वुमेन. स्टंट्स मींस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ वुमेन, कीपिंग देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल, और उनको अपनी फुल पोटेंशियल रियलाइज करने से या समझने से कि वो कितना कर सकती हैं, उससे उनको रोकना. इट इज composed एट द हाइट ऑफ द सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट. मतलब ये उस टाइम की बनी हुई है. द डिस्क्रिप्टिव एवोकेटिव पोएम जो है ये, it eludes the philosophy's concern about artificial beauty. What it tells about artificial beauty ideas and restrictive nature of domesticity. And it also tells about the domestic, in case you are in within the within a house, तो आपके पास कितनी limits है, restrictions हैं, वो चीजें ये poem जो है वो दिखाती है. Now we will move, we'll study the poem now. तो पोएम सबसे पहले क्या कहती है? द बोंसाई ट्री इन द अट्रैक्टिव पॉट could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. क्या कहा गया है कि ये जो बोंसाई ट्री है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो ट्री इट कुड हैव बीन ग्रोन, ये बहुत ही ज्यादा जो अभी अट्रैक्टिव पॉट में ग्रो कर रहा है. ठीक है, आई ऑलरेडी शोड यू दिस. तो ये जैसे एक बहुत ही सुंदर से पॉट में ये जो बोंसाई ट्री है ये ग्रो कर रहा है. तो इसी की यहाँ पर बात की गई है दैट ये अगर ये वहां पर होता, माउंटेन के साइड पर होता, तो इट कुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, ये उतना बड़ा हो गया होता. ठीक है, लाइक पीपल आर हार्डली 4, 5, 6 फीट, तो वैसे ही वो जो ट्री है वो 80 फीट टॉल हो गया होता. And till it was split by lightning, until it was split or it was broken, it was thrown out, it was pulled out by lightning, तब तक वो इतना बड़ा हो गया होता. तो यहाँ पर क्या है, इसका स्टेटमेंट देखो दिया हुआ है कि ट्री की जो फुल पोटेंशियल है
उसको कट कर दिया गया है, short by artificial environment of the pot. Why? Because it is now growing in the artificial environment जहाँ पे उसको proper sufficient space, sufficient environment नहीं मिल रहा है, and it is symbolizing. What does it symbolize? अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, this is an example of allegory. तो ये क्या होता है, जहां पर हम लोग कोई हिडन मीनिंग शो करते हैं, तो ये जो आपने पढ़ा दैट इट इज वो उतना बड़ा हो सकता था, हुआ नहीं, बिकॉज इट इज ग्रोइंग इन द आर्टिफिशियल पॉट. तो ये क्या शो करता है, दिस इज शोइंग द सोसाइटल रेस्ट्रिक्शंस दैट आर प्लेस्ड ऑन द वुमेन. ठीक है, इस बोंसाई ट्री को यहाँ पर एज वुमेन कंसिडर कर लो, गार्डनर को यू कैन कंसिडर द सोसाइटी और द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहां पर things are controlled by men. Then but the gardener carefully pruned it and it is 9 inches high. और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो गार्डनर है उसने उसको केयरफुली प्रून कर दिया, कट कर दिया, शेप कर दिया, ठीक है, इन अ बेटर वे, सो दैट वो ज्यादा सुंदर लगे. तो इसीलिए वो कितना है अभी, इट इज जस्ट 9 inches. तो दिस यू कैन स्टडी हियर. ये जो गार्डनर है वो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है वेयर विच केयरफुली शेप्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्री, दैट इज द वुमन, टू फिट इन अ सर्टेन एस्थेटिक और एक्सपेक्टेशन. कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को फिट करने के लिए women को यहाँ पर शेप किया जाता है. एवरी टाइम दे आर जस्ट स्कोल्डेड और दे आर taught not to do this or to do this, ठीक है, they are limited, उनकी जो ग्रोथ है उसको लिमिट कर दी जाती है. दिस इज व्हाट द पोएम इज सेइंग. और यहाँ पर गार्डनर को एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब, गार्डनर इज रिप्रेजेंटिंग और इट इज अ सिंबल ऑफ सोसाइटी. एवरी डे एज ही विटल्स और reduce in size back the branches the gardener prunes. और हर बार जब वो जो गार्डनर है उसको he is what as he whittles back the branches the gardener prunes. So जब वो उसको छोटा कर रहा होता है साइज में, इट इज रिड्यूसिंग इन साइज, जो भी ब्रांचेस हैं ट्री की, उस छोटे से बोंसाई ट्री की, तो जो गार्डनर है वो बहुत ही लो वॉइस में बोलता है टू द tree that it is your nature to be small, cozy, domestic and weak. और यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो जो पर्सन है, जो गार्डनर है, whenever the gardener is cutting that tree or making it into shape, वो बहुत ही धीमे से बोल रहा है कि you are supposed to be small, you are supposed to be cozy, you are supposed to be domestic and weak. छोटे से होते हैं, cozy, comfortable जैसे कह सकते हैं, domestic और weak होते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है गार्डनर की जो डेली प्रूनिंग है और उसके जो वर्ड्स है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या है, दैट women is supposed to be small, domestic and weak. They are not supposed to have their own feathers to fly in the sky. How lucky little tree to have a pot to grow in. अब यहाँ पर the gardener मतलब जो भी स्पीकर है वो ये बोल रहा है that you tree you should be very much grateful कि तुमको यहाँ पर रखा गया है in this tree, in this beautiful pot to grow in. ये अब ये क्या बताता है, it reflects the societal view कि वुमेन जो है उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनको डोमेस्टिक रोल दिया गया है, ना कि बाहर जाकर काम करना दिया गया है. इवन दो दीज रोल्स कैन बी रेस्ट्रिक्टिव, भले ही ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इफ अ पर्सन इज जस्ट सपोज टू वर्क एट होम एज इन अ डोमेस्टिक एनवायरमेंट, तो दैट एनवायरमेंट कुड बी वेरी मच रेस्ट्रिक्टिव एज कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो यहाँ पर इसी की बात की गई है कि women should be grateful for they are given the role of domesticity. Then with living creatures one must begin very early to dwarf their growth. और क्या बोला गया यहाँ पर कि जब living creatures होते हैं, like we can take the example of tree itself, तो यहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग से ही, अर्ली एज से ही उनको जो ग्रोथ है उनकी उसको डॉर्फ कर दे. डॉर्फ को जो बोने लोग होते हैं तो डॉर्फ कर देना चाहिए, टू स्टंट, टू लिमिट कर देना चाहिए उनकी ग्रोथ को, उनके फीट्स को बाउंड कर देना चाहिए,
their brains should be crippled. ठीक है, उनको मतलब यहाँ पे समझ लो कि brain should be brain washed, उनको समझा देना चाहिए. Like यहाँ पर तो proper example जो दिया जा रहा है वो person का ही दिया जा रहा है. Here it is considered the example of women itself. यहाँ पर ट्री की बात नहीं हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो बाउंड फीट्स है, crippled brain है, hair in colors है, that shows the beauty. Means you should have a mind that is not poisoned or is growing. उसके पास एक दिमाग होना, उसके पास बाउंड फीट्स होने चाहिए जो बाहर ना भागे, और उनके पास हेयर इन कलर्स होने चाहिए. मतलब यू शुड लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो, अट्रैक्टिव ऑल्सो. एंड हैंड्स यू शुड, एंड हैंड्स यू लव टू टच. और यहाँ पर गार्डनर के लिए बोला जा रहा है कि डायरेक्टली सेकेंड पर्सन की बात की जा रही है. अभी तक ही की बात की जा रही थी गार्डनर की, अब डायरेक्टली स्पीकर जो है वो सेकेंड पर्सन से कह रहा है. एंड यू शुड हैव हैंड्स दैट यू लव टू टच. और द पर्सन, वुमेन की यहाँ पर बात की गई है, तो उसके हैंड्स भी कैसे होने चाहिए, दैट अ पर्सन लव्स टू टच. तो यहीं पर ही उसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे करके दिया हुआ है कि स्पीकर यहाँ पर क्या कहता है, ऑफर्स एग्जाम्पल्स ऑफ वो ट्रेनिंग, जैसे कि बाइंडिंग द फीट हो गया, विच रेफर्स टू प्री 20th सेंचुरी चाइनीज ब्यूटी प्रैक्टिस. उस समय पर ये चलती थी, वेयर जो विमेन के जो फीट होते थे वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ना उनको बांध दिया जाता था, सो दैट दे रिमेन टाइनी एंड डेलिकेट लुकिंग. समटाइम्स फीट की जो बोन्स होती थी, देट वर ऑल्सो ब्रोकन, सो दैट जो फीट है वो बहुत ज्यादा बड़े ना ग्रो हो जाए. ठीक है. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, फर्दर द ब्रेन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स being trained for a specific purpose must be crippled. इसका मतलब है they should be brainwashed. The speaker जो है वो also he also notes the curling of hair. Just a minute, एक मिनट. ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, दैट द स्पीकर नोट्स द कर्लिंग ऑफ हेयर विच रेफर्स टू ब्यूटिफिकेशन, विच रेफर्स टू, मतलब इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्यूटिफिकेशन. क्या मैं कैमरा में दिख भी रही हूँ, लेट मी जस्ट चेक. हाँ, ओके. तो ये इसका क्या मतलब होता है कि स्पीकर जो है वो ये भी कह रहा है, इट रेफर्स टू कर्लिंग ऑफ हेयर विच रेफर्स टू ब्यूटिफिकेशन. मतलब यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, ठीक है, योर ब्रेन शुड बी क्रिपल्ड, यू आर सपोज टू लिव अ डॉर्फ लाइफ एज वेल एज यू शुड लुक ब्यूटिफुल. तो ये जो एग्जाम्पल्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डॉर्फिंग लिविंग थिंग्स involving artificial beauty standards that were imposed on the women. और उसके बाद जो लास्ट टू लाइन्स है, ये थी जो लास्ट टू लाइन्स थी, द हैंड्स यू लव टू टच. तो यहाँ पर जो नैरेटिव वॉइस है वो थर्ड पर्सन से कहाँ शिफ्ट हो जाती है, सेकेंड पर्सन पे, जहां पर द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस द गार्डनर और द रीडर. जहां पर जो स्पीकर है वो डायरेक्टली, पहले वो उसको बता रहा था कि तीसरा इंसान है गार्डनर, अब वो उसे कह रहे हैं कि तुम सुनो गार्डनर. द स्पीकर टेल्स द रीडर और द दैट द हैंड्स ऑफ द स्टंटेड लिविंग क्रिएचर जो है उनको वेरी सॉफ्ट रहना चाहिए. वाई? बिकॉज दीज आर द हैंड्स यू लव टचिंग. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन, नेचुरल आर्टिफिशियल ब्यूटिफिकेशन जो यहाँ पर शो की गई है. फिर इसमें दिया हुआ है कि अब भाई वर्क ऑफ आर्टिफाइस का यहाँ पर काम गया है, तो उसमें ये ही टाइटल क्यों यूज किया गया है. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑन टेलीग्राम डीवा क्लासेस. तो क्या कहा गया है कि आर्टिफाइस मीन्स आर्टिफिस मीन्स ट्रिकरी और स्निकी ट्रिक्स, मतलब कि कुछ अलग सी जो इमोरल होती हैं, दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट नेचुरल, समथिंग जो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के विद ब्रेन्स के साथ बनाई जाती हैं, which gives us a hint about the deeper meaning of the poem, जो हमें खुद सोचने मजबूर करती है कि why bonsai tree is a work of artifice. तो as you read the poem you will realize कि वो सिर्फ एक bonsai tree की बात नहीं की जा रही है that is constantly trimmed by the gardener. It also to look pretty in a pot safe from lightning. The bonsai tree actually represents all women you are unfairly who are unfairly treated. मतलब वो सारी women के लिए है ये bonsai tree का example that are unfairly treated
and they are also controlled in a society where men have more power. ओके, फिर कुछ थीम्स दी हुई हैं, ऑपरेशन एंड लिमिटेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड कंडीशनिंग, gender roles and inequality, freedom and growth, irony and criticism of patriarchy, the male dominated society. So you can study it. कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. If you have liked the video, do share it with your friends and your best friends, help them too. If there's any other topic you wish me to make you understand, you can mention it in the comment box too. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.